नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बिल्कुल, देखिए सुर्खियां अखबार की में मकसद यही रहता है कि दिन भर की तमाम सुर्खियों को हम बहुत आसान शब्दों में आप तक पहुंचा पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ मैं दीपिका सिंह। कठुआ में सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, 5 जवान शहीद हुए। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने 5 दिनों के अंदर दूसरी बार कायराना हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। देखिए, अटैक में 5 जवान घायल हैं, जिनका पठानकोट सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो फिलहाल दैनिक जागरण पर इस खबर को आप प्रमुखता के साथ पहले पृष्ठ पर ही देख पाएंगे और इसमें ये बताया गया है कि कैसे सैन्य वाहनों पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। दरअसल इससे पहले भी सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जाता रहा है और इससे कई सारे बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिले सेनाओं की तरफ से, लेकिन अभी भी ये हमले पूरी तरीके से सेनाओं पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से इस खबर को प्रमुखता के साथ कई अखबारों में आप देख पाएंगे। देखिए, ये खबर इसलिए बड़ी खास हो जाती है क्योंकि लगातार बीते कुछ वक्त से आप देख पा रहे होंगे कि एक आतंकी जो है वो कितने सक्रिय नजर आ रहे हैं घाटी में। स्पेशली हम सुरभि ये कह सकते हैं कि यदि हम 2 से 3 सालों को देखें तो जो आतंकवादी हैं उनका जो पैटर्न है आतंक का, वो पैटर्न भी चेंज हो गया। पहले मारो और मरो की नीति पे काम करते थे, अब वह सिर्फ मारने पर और घात लगाकर, यानी कि गोरिल्ला टाइप का जो युद्ध होता है उसको यहाँ पे अंजाम देते हैं। वो सीधे अटैकिंग मोड पे आ गए हैं। हालांकि इस जो तरीका है उनका, उस तरीके से लड़ने के लिए सेना जो है वो लगातार सक्रिय है, तैयार है, लेकिन फिर भी जो आतंकी है उनके मंसूबे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये खबर इसलिए ज्यादा चिंताजनक हो जाती है क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा निकल रही है और इसी को लेकर सेना जो है बड़ी ही सचेत भी नजर आ रही है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीपिका आप, क्योंकि देखिए अमरनाथ यात्रा जब भी निकलती है तो ऐसे में श्रद्धालुओं पर, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके लिए काम करते हैं और इन्हें निशाना बनाने की कोशिश इन आतंकवादियों की तरफ से हमेशा की जाती है। और आप अगर एक्सपर्ट्स की भी राय को सुनते हैं तो एक्सपर्ट्स की तरफ से भी डिफेंस के हवाले से यही कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा बेहद सॉफ्ट टारगेट रहता है, क्योंकि जिस तरीके से दुर्गम पहाड़ियों की तरफ से जब रास्ते जाते हैं तो आतंकवादियों को छुपने की जगह भी मिल जाती है और कई लोगों को घायल करने उनका हमेशा इरादा रहता है। लेकिन इसी के तहत में सुरक्षा बल हमारे जवान जो तैनात रहते हैं ताकि किसी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की हानि ना होने पहुंचे, चोट ना आने पाए, और इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती भारी तादाद में की जाती है। और इसके अलावा हम ये भी देख पाते हैं किस तरीके से, हालांकि अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रोटेक्शन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि अब आगामी दिनों में आप देख पाएंगे तो वहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर जो आतंक फैलाने का मकसद रहता है आतंकियों का, वही रहता है और यही एक बड़ी वजह है कि सीमा पार से जो आतंकी हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि हमारे सेना के जवान लगातार, आपको बता दें कि लोहा मोल ले रहे हैं और अभी आपने पश्चिमी उत्तर में देखा होगा कि लगातार 3 घटनाएं बैक टू बैक हुई थी। हालांकि एक बार फिर से आतंकी सक्रिय हैं। फिर आपको बता दें कि आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं उसमें वह कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सुरभि। तो बिल्कुल अब अगली बड़ी खबर आपको रूस से जुड़ी हुई भी बता देते हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे थे पीएम मोदी और वैश्विक शांति समेत कई मुद्दों पर इन दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको देखिए इंडियन एक्सप्रेस में भी इस खबर को आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये मुलाकात कितना अहम साबित होता है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट डिनर का आयोजन किया गया एयरपोर्ट पर, सबसे प्रथम तौर पर डिप्टी पीएम वहां पहुंचे। जब चीन का दौरा था तो चीन के दौरे के दौरान ये देखा गया था कि शी जिनपिंग का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए द्वितीय डिप्टी पीएम वहां पहुंचे हुए थे और इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं वो कितने मजबूत है, दोनों के बीच वो मित्रता कितनी ज्यादा मजबूत है। देखिए तस्वीर यहाँ पर छापी गई है, तस्वीरों में जरा बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर आप देख सकते हैं। दोनों ही जो बड़े प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है। मोदी मॉस्को's मैसेज depends no solution on the battlefield. PM and Putin meet. Modi flags cooperation in the
फ्यूचरिस्ट एरियाज, यानी कि आप समझिए कि साफ तौर पर जब आपको याद होगा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था, तमाम जो राष्ट्र थे वह कहीं ना कहीं कुछ रूस के साथ हो गए थे, कुछ यूक्रेन के साथ हो गए थे। लेकिन इसमें यदि हम अपनी भूमिका की बात करते हैं, भारत की भूमिका की बात करते हैं, तो भारत उस वक्त भी बहुत तटस्थ रहा था। भारत साफ तौर पर कह रहा था कि हम देखिए युद्ध के पक्षधर नहीं है, लेकिन हम किसी एक देश के साथ भी नहीं रहेंगे। ये जो कह सकते हैं कि निर्णय लेना होता है ना, यही निर्णय जो है आपकी एक इमेज को क्रिएट करता है। दूसरी बात ये कि रूस से हमारा जो मैत्रीपूर्ण संबंध है आज का नहीं है, काफी वक्त पुराना है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भी रूस ने हमेशा से हमारी मदद करी है। कई ऐसे हथियार हैं जो सप्लाई किए हैं और ये वैश्विक स्तर पर सभी को दिखता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसीलिए बहुत खास हो जाती है। आपको याद भी होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से कहा गया था कि आप जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो एक दफा आप पुतिन से फोन पर बात कीजिए, थोड़ा सा उनको कहिए कि तमाम जो युद्ध है वो शांत हो जाए। तब इनिशिएटिव भारत ने लिया था। तो ये जो संबंध है ना, ये बड़े प्रगाढ़ संबंध है। बिल्कुल। और वहीं देखिए, क्योंकि दीपिका आपने डिफेंस सेक्टर का भी जिक्र किया, तो डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो भारी मात्रा में जहां भारत वेपन्स के सप्लाई को भी लेकर अगर चर्चाएं करता है तो रूस के साथ करता है। और डिफेंस सेक्टर में इस बार भी SU-57 को शामिल करने की बात की गई है और भारत ये चाहता है कि SU-57 का निर्माण यानी सुखोई 57 का निर्माण अब भारत में शुरू हो जाए। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डेवलप करना है, उसे तैयार करना है और इसमें कहीं ना कहीं रूस बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देगा। एक और जहां रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच उस युद्ध के दौरान क्रूड ऑयल कोई रूस से खरीदना नहीं चाह रहा था, उस वक्त बड़ी भूमिका निभाई भारत ने और सबसे बड़ा तेल का खरीदार बना, यानी कि कच्चा तेल बिल्कुल सस्ते दामों पर भारत लेने का काम कर रहा है। तो फिलहाल देखिए तमाम चीजें जो होती हैं वक्त के साथ डेवलप होती हैं, आगे बढ़ती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी तो कह सकते हैं सर्वमान्य नेता है, मानो सभी जगह उनका स्वागत होता है और सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनकी बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं। और ये जो तस्वीर है अपने आप में बहुत खास हो जाती है। तो पीएम ने अपने डाच या कहें कि ये मुलाकात की थी, पुतिन यहाँ पहुंचकर आपको बता दें किस तरीके से मिले उनसे और इंतजार भी वो कर रहे थे। जब पीएम पहुंचे तो पुतिन ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और दोनों नेता किस तरीके से गले मिले, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था, जहां दोनों नेता एक और इन दोनों के बीच मुलाकात हुई और जो भव्य स्वागत गर्मजोशी के साथ में किया गया ये हर किसी ने देखा। 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, क्योंकि इससे पहले 6 दिसंबर 2021 में आपने 21वां शिखर सम्मेलन देखा था। तो ये शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच अक्सर आप हर साल देखते रहते हैं और यही वो कोशिश है कि भारत और रूस के बीच जो मित्रता है उसे और ज्यादा कैसे प्रगाढ़ किया जा सकता है। चलिए तो आपको बता दें, आगे बढ़ते हुए खबरों में हम जिक्र करेंगे कि दोस्ती साफ नजर आई है। लेकिन इधर झारखंड की हम बात करते हैं तो हेमंत सोरेन ने झारखंड में एक बार फिर से बहुमत साबित कर दिया, एक बार फिर से राज्य के वे सीएम बन गए। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। उन्होंने 81 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। उनके समर्थन में 45 विधायकों का साथ मिला। झारखंड विधानसभा में मौजूदा वक्त में 76 विधायक हैं। सत्तारूढ़ JMM कांग्रेस RJD गठबंधन ने 3 जुलाई को जब हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश किया था, तब राज्यपाल को 44 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी गई थी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल हुआ और किस तरीके से हेमंत सोरेन ने, आपको याद होगा कि जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था तब राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और एक बार फिर से कुर्सी पर काबिज हो गए हैं हेमंत सोरेन। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, सुरभि भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही हैं। मैं भी आपको इस खबर को दिखाऊंगी कि आप देखिए किस तरीके से इस खबर को जगह दी गई है। तो बिल्कुल अमर उजाला के पन्ने पर और साथ ही कई और अखबारों में भी आप झारखंड के इस विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर के आप जिक्र देख सकते हैं कि कैसे इस खबर को प्रमुखता के साथ में छापा गया और ये बताया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर कोई पूरी तरीके से इसकी कमान अपने हाथ में ले सकता है तो वो हेमंत सोरेन है, क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर के कई विधायकों की तरफ से नाराजगी भी बताई जा रही थी कि
ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि अंतरकलह हो सकती है, गठबंधन टूटने की संभावनाएं भी जाहिर की गई थी। लेकिन जहां एक और बीजेपी बार बार ये दावे कर रही थी कि सरकार गिरेगी, लेकिन वहीं जैसे ही जेल से जमानत पर वापस आए हेमंत सोरेन, उन्होंने एक बार फिर से सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले ली। और इसी वजह से दीपिका, हम कह सकते हैं कि बदलाव दोबारा हम देख सकेंगे झारखंड में। विधानसभा चुनाव भी अभी यही आपने जो विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई 4 महीने रह गए हैं, 4 महीने के भीतर ही आप कह सकते हैं कि क्यों सीएम पद चाहते हैं। चंपा सोरेन तो सीएम थे ही, तो क्या वजह है? तो वजह जो है वो फिलहाल देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने पूछा हेमंत 4 माह के लिए ही क्यों सीएम बने, मंशा आखिरकार क्या है? राज्य का विकास करना है या फिर कुछ और करना है? यहाँ पर विपक्ष निशाना साध रहा है। हेमंत बोले, मुझे दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखकर विपक्ष बौखला गया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो फिलहाल चंपा सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल रहे। कांग्रेस कोटे के बादल झामुमो को कोटे से बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस के 2 नए चेहरे डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सहित मंत्रिमंडल में शामिल हैं। झामुमो से वैद्यनाथ राम को मौका दिया गया है। तो फिलहाल हेमंत ने 44 विधायकों का सौंपा था समर्थन पत्र, 45 का वोट उनको हासिल हो गया। तो बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 44 विधायकों के समर्थन की जो लिस्ट सौंपी गई थी और पूरी तरीके से फ्लोर टेस्ट पास करके हेमंत सोरेन ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही जो गठबंधन है जेएमएम का, वो किसी प्रकार से टूट नहीं सकता है। और यहाँ पर एक चैलेंज जरूर है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी जहां एक और बार बार विपक्ष की भूमिका तो निभा रही थी, लेकिन शिकस्त देने का जिक्र भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि जेएमएम को हराया जाएगा। लेकिन आप जब विधानसभा चुनाव होने के ठीक पहले अगर सत्ता में वापसी करते हैं, सत्ता की चाबी अपने हाथों में आप जेएमएम के मुखिया यानी कि हेमंत सोरेन ले लेते हैं, तब बदलाव कितना होता है? क्या वाकई तस्वीर बदलेगी? रिपीटेशन होगा? तो विधानसभा चुनाव में कैसा विपक्षी दल की तरफ से परफॉर्म किया जाता है या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से, ये उस दौरान पर देखा जा सकेगा। और चैलेंज किस पार्टी के लिए कितना होगा, ये बहुत ज्यादा अहम होगा। देखिए सुरभि, ऐसा समझिए, 4 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव की। हेमंत सोरेन अभी अभी जेल से जमानत पर ही बाहर है। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को जनता के बीच में अपनी छवि को दुरुस्त करना होगा, अपनी छवि को पाक साफ दिखाना होगा, तभी जनता का समर्थन मिल पाएगा। सरकार बनाना अलग बात होती है, जनता का यदि आपको साथ मिले तब आप सरकार बनाएंगे, तो ये बात अलग होती है। तो फिलहाल हेमंत सोरेन के सामने दुगनी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। एक तरफ जो मामला चल रहा है उससे पार पाना है, दूसरी बात अपनी छवि को पाक साफ दिखाना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। विपक्ष लगातार हमलावर है ही, जो आगे भी रहेगा। तो हेमंत सोरेन को तमाम चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि भूमि अधिग्रहण का ये पूरा मामला रहा था और इसी के तहत में जिस वक्त 8.5 एकड़ जो लैंड स्कैम को लेकर के बार बार बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती रही और उसके बाद से उन्हें कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे रहना भी पड़ा था। और अब इसी मामले में जब वो जमानत पर बाहर निकले हैं तो दोबारा उन्होंने सत्ता की चाबी तो अपने पास रखी है, लेकिन वाकई जैसा दीपिका ने भी कहा और इस बात का जिक्र किया कि आम जनता का भरोसा क्या हेमंत सोरेन को मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो भरोसा क्या दोबारा वो कायम कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती उनके लिए है। हालांकि आपको याद होगा कि कोर्ट ने भी कड़ी फटकार ईडी को लगाई थी कि सबूतों का अभाव है, सबूतों के अभाव में इनको छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे ईडी की भी हम नाकामयाबी कहेंगे और इसी को लेकर अब लगातार बीजेपी भी सवालों के घेरे में आएगी। अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा सुरभि की आगे वाला जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें परफॉर्मेंस कैसी झामुमो कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती है। चलिए सुरभि आगे बढ़िए। तो देखिए अब अगली बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई। अगर दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा करना पड़ेगा पेपर। देखिए दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है, आपको बता दें। तो फिलहाल देखिए नीट यूजी 2024 पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हुआ उसे हमें नकारना नहीं चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2004 मामले पर यह कहा था कि अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाए तो पुनः परीक्षा का आदेश देना पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। देखिए पेपर लीक हुआ है, यदि सोशल मीडिया पे हुआ है रद्द तो रद्द करने पर सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो तल्ख है उसे समझना
जानना बहुत जरूरी है। कल 38 याचिकाएं लगाई गई थी जिस पर बारी बारी से यूं कह सकते हैं सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या बता सकते हैं कितने छात्रों ने गड़बड़ी की, क्या ये नीट क्लीन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। 3 बड़े मुद्दे जो आपको समझना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में गिनाए। पहला, सरकार ने कोर्ट माना कि पेपर लीक हुआ। तो फिलहाल देखिए, पहला था क्या नीट यूजी के पेपर का जो लीक है वो कारण क्या व्यवस्थागत है, यानी कि मैनेजमेंट में कोई परेशानी हुई थी तभी पेपर लीक हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। दूसरा सवाल था, इस गड़बड़ी से परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या शुचिता प्रभावित हुई है? क्या इससे तमाम छात्रों का भविष्य अंधकार में है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। तीसरा और अहम सवाल, क्या गड़बड़ी करने वाले छात्रों की पहचान करना संभव है? ये सवाल इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि सीबीआई इस वक्त पूरे मामले की जांच कर रही है। देश भर में आपको याद होगा लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अकेले बिहार से 11 की गिरफ्तारी हुई थी। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि कुएं में ही भांग मिली हुई है तो क्यों ना पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दें। तो बिल्कुल, और ये बड़ी बात आपने दीपिका बताया दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम तब भी हो जाता है जब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट शिक्षा को लेकर के पहुंच जाए, क्योंकि शिक्षा का स्तर अगर सुधार नहीं होता तो आपको भ्रष्टाचार अलग अलग डिपार्टमेंट में आगे भी देखने को ऐसे मिलते रहेंगे। और इसी वजह से जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था और नेट और एनटीए को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि नेट और नेट का भी परीक्षाएं रद्द हुई थी, नीट यूजी और पीजी को लेकर भी सवाल हुए थे, लेकिन एनटीए आखिर इसमें क्या कर रहा है? क्योंकि एनटीए को भंग करने का भी जिक्र किया गया था और यही वो कारण है जिस वजह से तमाम जो जिस तरीके से असुविधाएं छात्रों को सामना करना पड़ा और कोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना पड़ा कि आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। देखो, देखिए, एनटीए को साफ तौर पर एनटीए से पूछा गया कि आप ये बताइए कि पेपर लीक आखिरकार हो कैसे गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया, बुधवार तक आप बताएंगे कि पेपर लीक कहाँ हुआ, पहली बार किस तरीके से हुआ लीक, किस वजह से हुआ, और पेपर लीक और परीक्षा होने के बीच अंतराल कितना था। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं। इसका जवाब ना तो एनटीए दे पा रहा है और ना ही आपको बता दें सरकार ही दे पा रही है। चलिए अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बात हो जाए मौसम की। देश के कई राज्यों में बारिश से तबाही बची हुई है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड में कई लोगों की मौत हो गई है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड समेत देश के 9 राज्यों में बारिश का कहर लगातार बना हुआ है। और देखिए, सड़क से ट्रेन तक हवाई सेवाएं बाधित हो गई। मुंबई में विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होनी पड़ी। बिहार में बिजली गिरने से 22 लोगों की जान चली गई और असम में बाढ़ से 23 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का भूस्खलन के चलते सड़क से संपर्क टूट गया। तो इसमें देखिए, मुंबई तरबतर यह हेडलाइन दी गई है। 6 घंटे में 300 मिलीमीटर की बारिश हुई, ट्रेनें 4 घंटे थम गई, 50 उड़ानें रद्द हो गई और आज भी मुंबई महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया गया। यानी कि जगह जगह पर इस वक्त जिस तरीके से भारी बारिश की वजह से लोगों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई जाने जा रही है, तो इसको लेकर यह भी जानकारी साझा की गई है कि 300 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जिसमें कि 4 घंटे ट्रेनों की रफ्तार थम गई, 50 उड़ानें रद्द कर दी गई। आम लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दीपिका? जाहिर सी बात है। और देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है सुरभि। जब भी बारिश का मौसम आता है, यदि हम स्पेशली महाराष्ट्र के सिनेरियो को देखें, वहाँ अमूमन यही स्थितियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर नगर निगम भी यूँ कह सकते हैं कि किस तरीके से महानगर में प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा पैमाने पर बारिश होती है कि पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब बड़ी बात यह है, जरा इसे ऐसे भी समझिए, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया था कि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने वाली है। चाहे बात आप उत्तराखंड की कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश की कर लीजिए, असम की कर लीजिए, तो आप कुल मिलाकर देखेंगे कि लगातार बारिश जो है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पर चैलेंजेस जो हैं वो प्रशासन के लिए हैं कि बाढ़ जैसे हालात ना बन जाए। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों का रुख करेंगे, वहाँ पर भूस्खलन हो रहा है और सीधे सीधे बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, नीचे मैदानी एरिया में आएंगे तो नदियाँ उफान पर आ जाती हैं, जिससे बाढ़ बन जाती है। तो समस्या अभी मुँह बाएं खड़ी हुई हैं। चेतावनी आगे तक के लिए जारी की गई है।
और फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला अब भी जारी है। चलिए, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे संदेश खाली की। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कहा सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीनों के कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को झटका दिया। अदालत ने सीबीआई जांच पर रोक की मांग वाली बंगाल सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही ममता सरकार पर तीखी टिप्पणी भी सुरभि की गई। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से संदेश खाली का मामला जब सामने आया था, शेख जहां का नाम सामने आया था कि कैसे महिलाओं को प्रताड़ित वो करता है, लेकिन इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार कर क्या रही है, ममता बनर्जी कर क्या रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से हमेशा यही आरोप ममता बनर्जी पर लगता रहा है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम खुद ममता बनर्जी और उनकी पुलिस करती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को लेकर भी सवाल खड़े होते रहते हैं कि जब केंद्र की तरफ से सुरक्षा बलों को भेजा जाता है तो उन पर भी अटैक्स हो जाते हैं। एनआईए की टीम पर भी आपने देखा था कि कैसे अटैक किया गया था, जब ईडी की टीम पहुंची थी उन पर भी, और सीबीआई की टीम पर भी हमले हुए थे। तो ऐसे में कोशिश ये की जाती है कि कैसे इस मामले की जांच ना होने पाए, आगे ना बढ़ने पाए, और इसी पर फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है कि आखिर इतना ढीला रवैया पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्यों अपनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात थी कि पूरा मामला जब हो जाता है तब यहाँ पर बंगाल सरकार जो है वह पेशकश करती है सीबीआई जांच पर रोक की, कि सीबीआई जांच को रोक लिया जाए, और यही अर्जी जो थी वो लगाई गई थी बंगाल सरकार के द्वारा। इसी अर्जी को खारिज किया गया। अब जरा समझिए शाहजहां शेख को बचाने की किस तरीके से कोशिश यहाँ पर ममता बनर्जी ने की थी, इसकी सभी ने देखा था, और इसी को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर विपक्ष ने टिप्पणी भी की थी कि महिलाओं के साथ किस तरीके से अभद्रता की गई है। लगातार कोर्ट की तब भी टिप्पणी हुई थी, इसका हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने किसी की नहीं सुनी थी। और जांच जिसका आपने भी हवाला दिया, आपने भी जिक्र किया, तमाम एजेंसियां वहां पहुंची थी जांच करने के लिए, लेकिन उनको भी किस तरीके से रोका गया था ये सभी जानते हैं। तो बिल्कुल अमूमन तौर पर वहां देखा जाता है कि जब भी केंद्र की सरकार की तरफ से अगर फोर्सेस को भेजा जाता है तो उन पर पत्थरबाजियां होती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है, चोटिल करने की कोशिश कर जाती है अधिकारियों को। तो ऐसे में अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है पश्चिम बंगाल सरकार को, तो देखना यह होगा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार में जरा भी बदलाव होता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया असम का दौरा, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को असम, मणिपुर का दौरा किया। तो फिलहाल असम और मणिपुर का जो दौरा राहुल गांधी का रहा था, इसमें राहुल गांधी ने खासतौर पर यह भी अपील की थी और ये कहा था उनसे कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन पीड़ितों से मुलाकात करें, क्योंकि मणिपुर को इस वक्त हील करने की सबसे ज्यादा जरूरत है और साथ ही उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर संसद में भी अपनी बात को रख चुके हैं। आपको याद होगा कि जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण रहा था, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जब धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था तो उस वक्त भी मणिपुर का जिक्र राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी इस बार जब मणिपुर पहुंचे तो ये भी इस बार भी उन्होंने जिक्र किया कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं मणिपुर के लोगों का दुख और दर्द जानने के लिए, समझने के लिए। और ये आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, इन तमाम अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे। देखिए बड़ी बात यह है कि राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की, अपना पत्र भी सौंपा। राहुल की आधे घंटे ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा भी हुई थी। इसके बाद राहुल गांधी के वे कार्यालय पहुंचे, जहां वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जाहिर की गई। मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त सीधे तौर पर सत्ता के पक्ष के लिए गले की फांस बन चुका है। लगभग आप देखेंगे 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है सुरभि, लेकिन अभी भी जो हालात हैं, जो दो समुदाय हैं, कुकी और मैतेई समुदाय, उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, और इस सामंजस्य को बिठाने के लिए सरकार भी नाकाम साबित हो रही है। लगातार आपको बता दें, अमित शाह ने भी कई मर्तबा मणिपुर का दौरा किया, तमाम तरह की रणनीतियां अपनाई गई, लेकिन अभी भी जो हिंसा की घटना है वो लगातार सामने आ ही जाती हैं।
और यही एक बड़ी वजह भी है कि यहाँ पर साफ तौर पर विपक्ष जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आपका एक राज्य जो है वो हिंसा की आग में पिछले कई दिनों से जल रहा है, कई महीनों से जल रहा है, लेकिन आपके पास कोई ठोस कार्यप्रणाली नहीं है, कोई ठोस रणनीति नहीं है कि आप इस हिंसा से पार पा पाएं। बिल्कुल, तो देखिए, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा जब भी आता है तो ये आपको समझने की जरूरत होती है कि मणिपुर मुद्दे में वर्चस्व की लड़ाई है। मैतेई और कुकी समाज को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई है, और साथ जहां एक और मैतेई समाज की तरफ से कहा जाता है कि 80% तक की जमीन उनके हवाले होनी चाहिए, तो वहीं कुकी समाज का भी यही कहना है कि हक उन्हें भी पूरी तरीके से मिलना चाहिए। और ऐसे में अब ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि वहां हिंसा की आग अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। और तस्वीरें हर किसी देखी कि कैसे मणिपुर में इस वक्त भी लगातार हंगामा जारी है दोनों समुदायों की तरफ से, और इस मामले को शांत कराने की कोशिश पूरी तरह की जा रही है, लेकिन अभी भी मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन विपक्ष जब अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करता है, और विपक्ष के तौर पर, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जब राहुल गांधी खुद वहां पहुंचे तो बीजेपी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु क्यों नहीं जाते हैं, कर्नाटक क्यों नहीं जाते राहुल गांधी, जहां पर समस्याएं हैं, जहां उनकी सरकार है, राहुल गांधी वहां नहीं जाते। लेकिन उन्हें राजनीति करनी है हर मामले में, और इसी वजह से उन्होंने मणिपुर को चुना। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता है, सत्ता पक्ष भी कोई मौका नहीं छोड़ती है राहुल गांधी को बख्शने का। लेकिन जो राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं, ये राहुल गांधी कैसे राहुल गांधी बने, तो इसके लिए राहुल गांधी ने, हम कह सकते हैं सुरभि, बहुत कड़ी मेहनत करी है। आपको याद होगा किस तरीके से जनता के बीच वो जाते हैं, मुखातिब होते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई, कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके उन्होंने अपने आप को इस काबिल आज बना लिया कि आज वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी सरकार को लोहे के चने वो जरूर चबवाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है आप, क्योंकि राहुल गांधी के लिए जहां एक और पहले चैलेंजेस हम देख रहे थे, तो आज भी कई स्थितियों में चैलेंजेस है। अब भी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस वक्त एलओपी की तरफ से, यानी राहुल गांधी की तरफ से, जब संसद में अपनी बातों को जिक्र किया गया था, रखा गया था, और उन्होंने नीट का हवाला दिया, उन्होंने मणिपुर का हवाला दिया और सरकार को घेरने की भी कोशिश की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान भी राहुल गांधी को टोका था और ये कहा था कि वो बालक बुद्धि अभी भी, उन्हें समझने की जरूरत है। लेकिन क्या वाकई अपोजिशन की तरफ से अपनी भूमिका सही तौर पर निभाई जा रही है? क्या इसके बाद प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करेंगे? क्योंकि इस मामले को शांत करवाना भी बहुत जरूरी हो जाता है दीपिका। बिल्कुल, देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यदि हम गौर करते हैं तो INDI ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है, इसलिए दिक्कतें एनडीए को बहुत ज्यादा होंगी। फिलहाल राहुल गांधी का दौरा जो कई मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सुरभि, और राहुल गांधी से जुड़ी अगली खबर भी है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने मणिपुर का भी दौरा किया और केंद्र सरकार से शांति बहाल करने की अपील की। द हिंदू में आप इस खबर को देख पाएंगे, और द हिंदू के साथ साथ अमर उजाला और दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया है। दरअसल जिस दौरान कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अपनी बात रखते हुए नजर आए, क्योंकि मणिपुर वो दौरे पर थे, और मणिपुर में जो स्थिति इन दिनों आप देख रहे हैं, इसी दौरे के दौरान एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया और उन्हें घेरने की कोशिश की, उन पर निशाना साधा कि आखिर प्रधानमंत्री दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। उनसे अपील की है कि कृपया आप आइए मणिपुर, आप इस हिंसा की आग को खुद देखिए और कैसे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनके जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। इस समस्या का समाधान होना मणिपुर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे में अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मणिपुर के हालात इन दिनों क्या है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मणिपुर भारत के नक्शे से लुप्त हो जाए। इस बात का हवाला कई बार उनकी तरफ से दिया भी गया है, और इसी वजह से सांत्वना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, ये भी वो कहते हुए देखे गए। देखिए, तस्वीरें बड़ी खास हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए आप, और तस्वीरों से जरिए ही कहते हैं ना, लिफाफे से खत का बयां आप कर लेते हैं, तो फिलहाल इसे लिफाफा ही समझिए, और अंदर की खबर तो लगातार हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी आप देख पाएंगे कितने सारे जो पीड़ित हैं उनके बीच बैठे हुए हैं और उनकी समस्याओं को वो सुन रहे हैं। तो देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके पास बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी ड्यूरिंग हिज विजिट टू द रिलीफ कैंप इन द
चुरनचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में, यानी कि वहाँ उस जगह भी पहुंचे, उन राहत शिविरों का दौरा भी किया, उन लोगों से भी मुलाकात की जो वाकई में इस हिंसा से पीड़ित है, इस हिंसा से ग्रसित हैं। और देखिए, आपको याद होगा जब इससे पहले सेशन चल रहा था, दिसंबर का सेशन था, तब भी कहा गया था, शीतकालीन सत्र में भी कहा गया था कि मणिपुर को लेकर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। तब भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में अपनी बात रखें, प्रधानमंत्री बोलें। तो मणिपुर का एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष हर हाल में इसे भुनाना चाह रहा है। यहाँ पर सत्ता पक्ष का कहना है कि आपने मणिपुर को चूज किया, आप हाथरस गए, आप तमाम ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि आप राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए, मणिपुर में शांति बहाल होना अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि स्थितियां वाकई में बहुत तनावपूर्ण हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाथरस कांड में आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सरकार जल्द ही इस बाबत बड़ा फैसला भी ले सकती है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। हाथरस के सिकंदरा राव में सूरजपाल सिंह के सत्संग में भगदड़ से 121 अनुयायियों की मृत्यु के मामले में 5 दिन की गहन जांच के बाद सोमवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। तो एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, शासन को रिपोर्ट सौंपी गई है और इसी के साथ साथ देखिए, अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं कि पूरा एक ऐसा मामला था जिसमें किस तरीके से कहा गया था कि विश्वास और अंधविश्वास में आप फर्क समझिए, क्योंकि 121 लोगों की मौत हो जाती मात्र इसलिए कि वह बाबा की चरण रज लेने के लिए पीछे भागते हैं। तो फिलहाल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी। तो एसआईटी की जांच पूरी हुई है, शासन को एक रिपोर्ट भेजी गई है और इसमें बताया गया है कि 121 से 122 के बीच जो मौतों का आंकड़ा कई जगहों पर बताया जा रहा है, उसमें कैसे ये जाने गई थी, कैसे लोगों की जान पर बनाई थी। क्योंकि ये भी हवाला दिया गया था एक भक्त की तरफ से कि बाबा हर अपने सत्संग में ये कहते थे कि मेरी चरण रज लीजिए, और इसी चरण रज के उस दौरान चरण रज लेने के लिए जैसे ही लोग वहां से निकले, क्योंकि एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक बना हुआ था और उसी एग्जिट पॉइंट से निकलने की वो होड़ थी, जिसकी वजह से लगातार लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, भगदड़ मच गई, कई लोग दब कुचल करके और उनकी जान चली गई, बच्चों की भी जाने गई। और अब इसी मामले में जब एसआईटी का गठन किया गया, हाथरस हादसे वाले घटनास्थल की जगह पर पहुंची, तो एसआईटी के तरफ से घटनास्थल का पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई और वो शासन को फिलहाल आगे सौंप दी गई है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से जांच आयोग को 2 महीने का समय दिया गया था, उस वक्त ये जरूर कहा गया था दीपिका कि 2 महीने का समय बहुत कम हो जाता है, लेकिन आप देखिए कि इतने कम समय में अब एसआईटी की तरफ से एक रिपोर्ट सौंप दी गई है। सवाल यही खड़े होते हैं कि सुरभि, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जांच उस वक्त सौंपी जा रही है जब या तो अनुयायियों ने सबूतों को मिटा दिया या फिर वो सबूत जो थे वह बारिश के पानी में धुल गए। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जो एजेंसी थी उसके लिए भी एक चैलेंज था कि आखिरकार इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम परिस्थितियों में सबूतों को ढूंढा कैसे जाएगा, क्योंकि सवाल आयोजकों पर तो खड़े होते ही हैं, बाबा पर खड़े होते हैं, क्योंकि उस वक्त रिमांड की गई थी, सिर्फ 50,000 की ही भीड़ जुट पाए, लेकिन 2.5 लाख लोग कैसे जमा हो गए, इसके बारे में तस्दीक कौन करेगा? प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है, इसके बारे में कौन उनको नापेगा? ये बड़ी बात सामने आ जाती है। हालांकि आप जरा समझिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की वारदातें सामने आती हो। इसमें प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी अब समझने की बात है कि परमिशन कब, किसे और किस हालात में देनी है, ये समझना जरूर होगा। समझना आपको और हमको भी होगा कि अंधविश्वास और विश्वास में जो महीन सी लाइन होती है उसको आप समझें और आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली बड़ी खबर उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की निंदा कर दी है। उन्होंने ये कहा कि सदन में शांत रह करके बाहर बयानबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिलहाल जगदीप धनखड़ को लेकर यह खबर दैनिक जागरण अखबार में आप देख पाएंगे और उन्होंने जिस तरीके से पी चिदम्बरम की निंदा की, जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 नए आपराधिक कानूनों का मसौदा अंशकालिक लोगों ने तैयार किया था। धनखड़ ने यह भी कहा कि सुबह जब एक राष्ट्रीय दैनिक में
चिदम्बरम ने के साक्षात्कार को मैंने पढ़ा तो मैं शब्दों से परे चौंक गया था, क्योंकि जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो शब्द पूरी तरीके से सही नहीं है, उचित नहीं है। इस तरीके से किसी को दोषी ठहराया जाना, या ये कहा जा सकता है कि पी चिदम्बरम जो कि जाने माने अगर वो राजनीति से जुड़े हुए नेता रहे हैं, उनकी बात को सुना जाता है, तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, जगदीप धनखड़ ने इस बारे में बहुत ज़्यादा, आपको बता दें कि नाराज़गी जाहिर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के तीखे बयान पर नए सिरे से हमला किया। धनखड़ ने कहा कि आपकी चुप्पी से लगता है कि सदन में चुप रहकर बिना भाग लिए हुए आप शामिल होना जाहिर कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना और बाहर से टिप्पणी करना गलत है। यानी कि आपकी कोई परेशानी है तो सदन के अंदर आप उसे सॉर्ट करिए, आप सवाल पूछिए, जो कि लाजमी है। विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष से आप सवाल खड़े करें, लेकिन आप बयानबाजी बाहर करें और सदन में आके कुछ ना करें, तो ये कहाँ की तरीका है? और ये तरीका जो भी आप अख्तियार कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। देखिए, चिदम्बरम ने आगे कहा कि साफ तौर पर आपको बता दें कि सीमित बहुमत के आधार पर फैसला लेती है सदन, और सदन को अपनी बात रखने में अवसर मिलता है। ये तार्किक व मानने की कवायद करके अपना पक्ष मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। और धनखड़ ने राज्यसभा के इंटर्न के समूह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन ही नहीं करते तो फिर आप अपना काम नहीं कर रहे। इसके बाद भी अगर आप कुछ बाहर से कहते हैं तो यही संदेश देते हैं कि आपने दुर्लभ अवसर को गवा दिया। यानी कि आप तमाम बातों को रखिए, बोलना कहना आपका अधिकार है, सरकार सुनेगी और उसका जवाब भी देगी। लेकिन सवाल ये है कि आप सदन के भीतर शांत ना रहें। आपको बोलना है, आप यहाँ भी बोलें, लेकिन आप सदन के भीतर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ, सदन के बाहर तमाम बातों को खड़ा कर रहे हैं, जो कि लाजमी नहीं है। तो बिल्कुल सदन वो जगह होती है जहां आम जनता के मुद्दों पर चर्चा तो की ही जाती है, बातचीत की जाती है, लेकिन साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी भी सरकार को किसी भी सरकार के प्रति होती है तो ऐसे में वो अपनी बातों को रख सकते हैं। और दीपिका, शायद यही वजह भी है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि सदन में अगर जगदीप धनखड़ भी कह रहे हैं कि आप आइए, लेकिन आप बाहर मीडिया के सामने या तो आप अपनी बातें रख रहे हैं, अखबार में अपने लेख छपवा रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है? क्योंकि आप सदन में नहीं बोल रहे हैं। सदन में जहां आपके पास एक सीमित समय भी आपको दिया जाता है, गरिमा रहता है, आपके पास मौका है, जनता की बात को आप सही तरीके से पहुंचा पाते हैं। जनता ने बतौर विपक्ष क्यों चुना आपको? बिल्कुल, इसीलिए कि जनता की आवाज को आप सदन के भीतर उठा पाए। हाँ, आप भीतर भी कहिए, बाहर भी कहिए, लेकिन आप भीतर ना कहकर सिर्फ बाहर ही बाहर कह रहे हैं। इसी पर कटाक्ष यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने खड़ा किया था। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का मासिक धर्म को लेकर के जो टिप्पणी सामने आई है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार कर सकती है इस पर विचार। दैनिक जागरण में इस खबर को आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। मासिक धर्म अवकाश पर नीति बनाए केंद्र, क्योंकि इससे पहले मामला जिस तरीके से गड़बड़ाया था और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, क्योंकि महिलाओं की तरफ से खास तौर पर जिस वक्त पीरियड्स के समय में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई महिलाओं को क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और महिलाओं की तरफ से अपील की गई थी कि उनको पीरियड्स के दिनों में भी छुट्टियां दी जाए, जिस पॉलिसी के तहत में कई लोगों ने अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी। लेकिन इसी छुट्टी की पॉलिसी को तैयार करने का निर्देश उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को देते हुए कहा कि ये केंद्र और सभी राज्य सरकारों को विचार करने की जरूरत है कि क्या वाकई छात्राओं और अपने कार्यबल में शामिल महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीति बन सकती है। देखिए, एक दरवाजा जरूर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खोला है कि संभव है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिलहाल नीति बनाई जा सकती है, तो केंद्र सरकार नीति बनाए। कोर्ट ने कहा ये मुद्दे नीति से संबंधित अदालत के विचार करने के योग्य नहीं है। यानी कि इस पर आप अदालत क्या विचार करेगा, सरकार इस पर खुद ही निर्णय ले सकती है। पीठ ने केंद्र सरकारों को राज्य और अन्य पक्षों से परामर्श कर नीति बनाने को कहा। अदालतों ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की वितरण पर नीति जल्द बनाई जाए। तो केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि स्कूल जाने वाली किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के वितरण पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने का काम अंतिम चरण में है और इसी को लेकर तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन अब देखिए, आप बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दे दिया कि राज्यों अन्य पक्षों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति आप तैयार करिए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा नीति से संबंधित है
है और अदालतों के विचार करने योग्य नहीं है। यानी कि नीति निर्धारण का जो काम होता है वो सरकारों का होता है। तो आप नीति तैयार करिए, आप सोचिए, समझिए, विचारिए, लेकिन आप नीति तैयार करिए, कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, और ये क्योंकि समझने की भी बहुत ज़्यादा ऐसे में ज़रूरत इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से स्वच्छता नहीं होती है दीपिका, और ख़ासतौर पर क्योंकि छात्राओं का जब जिक्र आता है तो उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, और इसी वजह से सरकार को अब सोचने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी ये कहा गया है कि आप नीतियों पर विचार कीजिए, कोर्ट में मामला ना लाइए। खबरों में आगे बढ़ेंगे दीपिका। बिल्कुल, निठारी केस में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, सुरेंद्र कोहली को रिहा करने पर सुनवाई होनी है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए बड़ी बात कही। और साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली को जमानत देने की बात हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर कोहली से जवाब मांगा। तो बिल्कुल देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है और ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के बहुचर्चित निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को अपनी सहमति जताई है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में निठारी हत्याकांड, हर किसी को जरूर याद होगा कि कैसे एक डॉक्टर दंपति पर यह आरोप लगा था कि कैसे बच्चों को शिकार बनाते थे और उसके बाद सिर्फ शिकार नहीं बनाते थे, उनकी हत्या नहीं करते थे, बल्कि उन मासूम बच्चों की जिंदगी लेने के बाद उन्हें वो खाते भी थे। जिसके तहत में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और ये मामला निचली अदालतों में भी गया था, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में लंबे समय के बाद सुनवाई चली थी और उन्हें जमानत दे दी गई थी। और इसी रिहाई को लेकर अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। दीपिका, बिल्कुल, निठारी कांड जिसे भूले से नहीं भुलाया जा सकता। छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरीके से उस घर के आने के बाद गायब हो जाया करते थे, ये तमाम तरह की खबरें जब सामने आई थी तो सभी ने इसको चौंका के रख दिया था। बच्चों को उबाल के खाना, उनके नर्म अंगों खाना, ये तमाम खबरें आई थी जो कि कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां भी बनी थी। फिलहाल देखना ये होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनप्रतिनिधियों से लगातार बैठक कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन भी लगातार जारी है, और इस खबर को दैनिक जागरण ने छापा है। और साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इस बार सीटें गंवाई है बीजेपी ने, और कई राज्यों में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश पर मुख्य तौर पर फोकस है और योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव से पहले वो इस पूरी रणनीति को ठीक करना चाहते हैं। उनकी कोशिश जारी है, मंथन लगातार चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो हर किसी ने देखा कि कैसे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं कई सीटें अपनी गंवानी पड़ी, और इसी पर अब मंथन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिर क्या वो वजह रही थी, कौन से ऐसे कारण रहे जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। दीपिका, जाहिर सी बात है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से, आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों से मिलकर नाराजगी की जो वजह रही, चूंकि कहा गया था कि अंदर खाने नाराजगी चल रही है, और उसी नाराजगी को टटोलने के लिए बाकायदा हर दिन 2 मंडलों के पार्टी के विधायक व सांसदों से मिलकर उन कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये कोई एक टाइम नहीं कर रहे हैं, आप ये समझिए सुरभि, चूंकि जिस तरीके से लोकसभा में एक भारी हार का सामना उत्तर प्रदेश से करना पड़ा है, तो यहाँ योगी आदित्यनाथ बहुत चिंतित हैं और डेली इस बाबत वो मीटिंग कर रहे हैं। इन कमियों को दूर करवा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की राह आसान करने में लगे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों में जिन अधिकारियों की शिकायत की है उन पर भी जल्द मुख्यमंत्री कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि अधिकारियों को भी सुना जाएगा। अधिकारी किसकी शिकायत कर रहे हैं, ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि है या फिर मनमानी तरीके से काम करवा रहा है, इसकी वह पूरा ख्याल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ रखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए सुर्खियां अखबार की में इतना ही, लेकिन फिर कल आपसे मुलाकात होगी इसे बुलेटिन में और भी खबरों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।